आज हम एक सफर पर चलेंगे, कश्मीर का सफर। पर ये कोई आम सफर नहीं है जिसमें बस पहाड़ और वादियां हों। नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जो एक बहुत पुराने, एक बहुत लंबे संघर्ष के बीच अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और हम इसे देखेंगे एक मुलाकाती की नजरों से। मैं कहीं की नहीं हूँ। सोचिए, इन शब्दों में कितना दर्द है। ये राजा बेगम के शब्द हैं, और बस ये चंद लफ्ज हमें इस पूरी कहानी के ठीक बीच में, उसके दिल में लाकर खड़ा कर देते हैं। ये विस्थापन का, अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द है। तो ये कहानी शुरू होती है एक सफर से, मुजफ्फराबाद का सफर, जो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी है। और इस सफर में साथ थे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के 2 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। एक ऐसा सफर जो एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। तो इस सफर में 2 लोग साथ थे, शोएब और परवेज। शोएब एकदम शांत, कम बोलने वाला, और दूसरा था परवेज, जो पेशे से एक वकील भी था। और वो क्रांति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बड़ी जबरदस्त तरीके से बात करता था। मतलब दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग, लेकिन मकसद एक ही था। और ये जो सफर था ना, पहाड़ों के बीच से, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये एक तरह से उस मुश्किल, उस पेचीदा पॉलिटिकल माहौल में घुसने जैसा था। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों पर ऊपर चढ़ रही थी और नीचे झेलम नदी एक पतली सी धारा जैसी दिख रही थी, ठीक वैसे ही जमीनी हकीकत भी बदलती हुई महसूस हो रही थी। तो ये जो फिजिकल जर्नी थी, वो बहुत जल्दी एक पॉलिटिकल जर्नी बन गई। परवेज ने बताना शुरू किया कि कैसे उनका जो संघर्ष है, वो अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। लेकिन सवाल ये था, क्या ये क्रांति वाकई में खत्म हो गई थी? क्या सच में सब कुछ बदल गया था? या फिर ये भी बस एक नई स्ट्रैटेजी थी? समझ नहीं आ रहा था कि इन गाइड्स के असली इरादे क्या हैं। परवेज ने इस बात को एकदम साफ कर दिया। उसने कहा, ये शब्दों का समय है। मतलब अब लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि दुनिया का ध्यान खींचकर उनका समर्थन हासिल करके लड़ी जाएगी। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब यही थी कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात पहुंचाई जाए। एक तरफ मुजफ्फराबाद की वो खूबसूरत वादियां, और दूसरी तरफ उन वादियों से बिल्कुल अलग शरणार्थी कैंपों की कड़वी सच्चाई। जैसे ही वहां पहुंचे, ऐसा लगा कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर एक दिन अपने आप में एक जंग था। जरा सोचिए, 1500 रुपए, बस इतने में एक पूरे परिवार को अपना महीना गुजारना है। खाना, दवाई, सब कुछ। ये वो वजीफा है जो उन्हें मिलता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन शरणार्थियों की मुश्किल जिंदगी की एक सीधी सीधी कड़वी हकीकत है। और इसी 1500 रुपए के आंकड़े के पीछे हमीदा जैसी लोगों की कहानियां हैं। वो कहती है, मुझे एक सिलाई मशीन चाहिए। क्यों? ताकि वो कपड़े बनाकर बेच सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। ये सिर्फ मदद की भीख नहीं है, ये इज्जत से जीने की एक जिद है। कैंप के अंदर के हालात की बात करें तो वो बहुत मुश्किल थे। शहर के बाहर लगे हुए टेंट, प्लास्टिक से ढकी छोटी छोटी झोपड़ियाँ, खुले में बहते नाले, और उसी धूल मिट्टी में नंगे पैर या टूटी फूटी चप्पलों में दौड़ते बच्चे, ये उनकी रोज की जिंदगी थी। उस जगह को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है मानो जहां मौत दुख के साथ मिलती है। चलिए, अब इन आंकड़ों और हालातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, क्योंकि यही वो आवाजें हैं जो इस पूरे संघर्ष को एक इंसानी चेहरा देती हैं। जैसे हमीदा की कहानी, उसका पति लापता है, पर उसकी लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है। उसकी लड़ाई है उन जख्मों से जो दिखते नहीं, जो दिमाग पर, दिल पर लग जाते हैं। वो अपने अंदर के राक्षसों से, उस ट्रॉमा से अकेले जूझ रही थी, जो इन कैंपों में बहुत आम बात थी। और फिर हम मिलते हैं राजा बेगम से। उनका एक बयान ही काफ़ी है उनके जज्बे को समझने के लिए। वो कहती हैं, मेरे पति एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी लड़ूंगी। इससे पता चलता है कि इन कैंपों में ये सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं है, ये गहरी पॉलिटिकल लड़ाई भी है। राजा बेगम की कहानी सच में दिल को छू जाती है। बात है 1989 की। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भारतीय प्रशासित कश्मीर से निकल गईं, अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक गोद में था। पति को पीछे छोड़ना पड़ा, और तब से वो यहीं हैं, निर्वासन में, इस उम्मीद में कि कभी वापस जा पाएंगी। एक और मुलाकात हुई जो काफ़ी, कह सकते हैं, परेशान करने वाली थी।
एक पिता अपने छोटे से बेटे के साथ, और उस पिता ने कहा कि वो चाहता है कि उसका बेटा एक दिन शहीद बने। उसने इसे एक पवित्र इच्छा बताया, परिवार का जुनून, एक ऐसा बलिदान जो उसकी जिंदगी से भी बड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे ये लंबा संघर्ष परिवारों की सोच और उनकी ख्वाहिशों तक को बदल देता है। तो जब कैंपों से निकलने का वक्त आया तो पीछे बस एक सवालिया निशान छूट गया, एक गहरी अनिश्चितता। इस्लामाबाद वापसी का रास्ता पूरी तरह खामोशी में बीता। दोनों गाइड शोएब और परवेज बिल्कुल चुप थे। फिर अचानक गलियों में, जहां दूध सफेद कपड़ों में कुछ लोग चल रहे थे, वो दोनों चुपचाप गाड़ी से उतरे और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। और आखिर में बस यही सवाल बचते हैं, कहाँ गए वो? क्या वो कभी लौटेंगे? ये सवाल सिर्फ उन दो लोगों के लिए नहीं है, ये सवाल उन सभी लोगों के भविष्य पर और इस पूरे संघर्ष के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाते हैं।